61 की बात करके यहाँ लोग आ गए। और यहाँ भी जैसे साहित्यिक लोगों से चूँकि बनी थी तो उन्हीं से संपर्क होगा। तो जैसा मैंने कहा बात निकालेंगे या फिर जैसे लोगों से संपर्क रहा। और ये हमारे रामप्रकाश जी को खैर अपने वक्तव्य में बताएंगे कि ये बड़े आलोचक रहे ये अशोक वाजपेयी थे, लेकिन ये सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। तो ये जो लगता था कि ये ऐसा करना चाहिए, ये हमें समाचार ले हम उसको छापे। तो हमारी मित्रता इसी आधार पर रही कि इनको लगा कि भाई ये इस तरह का समाचार भी देने का साहस रखते हैं। ये जो संग्रहालय है जिस नाम पर दुष्यंत, उस समय उनका नाम लोग परिचित नहीं थे। ये वहाँ राजभाषा संचालनालय सचिवालय जहाँ है, तो वहाँ से लौटते हुए वो हमारा प्रेस कमला पार्क पे मुख्य मार्ग पर ही था, तो आ जाते थे। तो उस समय हम नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति आगे चल के इतना हिंदुस्तान में मशहूर होगा। लेकिन गजलें पूरे देश में और दुनिया के लिए जो लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हैं वो जानते हैं। तो इन महानुभावों का आदर्श हमारे साथ जुड़ा रहा, प्रेरणा जुड़ी रही। तो हमारे उद्देश्य संवर्धन में हम इसीलिए सफल हुए। हमने जैसा कहा कि व्यवसायिक दृष्टि रही नहीं। ये अनोखा अखबार है कि जो पहले पृष्ठ पर और जो सारे अखबार उठा के देख लीजिए तो राजनीति और अपराध ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका मुख्य जो पन्ना होगा उसमें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विदेशों में भी जो दैनिक अखबार निकलते हैं वह भी इस तरह का होता है। तो उससे हटकर हम चल रहे हैं। तो भले ही हम कम लोगों का साथ ले पाते हो, लेकिन हम अपने उद्देश्य से भ्रष्ट नहीं, उस उद्देश्य पर आज भी कायम है। और आप सबसे बस यही अनुरोध करूँगा कि साहित्य अगर हमारे जीवन में रहे तो खास तौर से उसका जो गद्य जो पक्ष होते हैं पद्य और जुड़ा रहे तो एक सृजन धर्मिता आपकी बढ़ जाती है, लोगों तक पहुँच आपकी ज़्यादा बढ़ती है। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। मेरा अपना आज मेरी जीत हमने दैनिक प्रकाशित की और कई भाषाओं में हमने मराठी के भी, संस्कृत के भी। एक तो हमारे लंदन में मित्र हैं, वो कहने लगे कि यहाँ बहुत महंगी पड़ रही है मुझे किताब, वहाँ से छाप दोगे? हमने कभी छाप देंगे। तो हमने यहाँ से प्रकाशित करके और हवाई जहाज से भेज दी और बड़े खुश हुए। फिर वहाँ से आधे नाम में हो गई। तो कई राज्यों के लोग तो हमसे प्रकाशित करा लेते हैं, तो उसका कारण यही रहता है। अंत में ये अनुरोध करूँगा कि हम जो साल में एक बार जो हमारा स्थापना दिवस है वो जुलाई माह का पहला रविवार, तो इस बार वो 6 जुलाई को पड़ेगा। तो उसमें 15-16 राज्यों के साहित्यकार आते हैं और उनका चयन हम इसी आधार पर करते हैं कि इसमें उन्होंने कभी कोई रचना दी के नहीं कहते मैं पत्र इस विधा में भी हो, लेकिन उनको हम सम्मानित भले इसमें लाख रुपये खर्च जो हो, मेरे पास तो है नहीं, फटी आदमी है, लेकिन यहाँ के लोग सहयोग कर देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो उसी आधार पर मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आगे जो 6 जुलाई है उसमें आपका एक सहयोग मिले, उसमें आप आएगा तो रहेंगे। और इससे अधिक कुछ नहीं, एक बार फिर मैं आप सबका अभिनंदन अभिवादन करता हूँ कि आप साहित्य की विधाओं से आप जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत श्रद्धेय श्री रामप्रकाश त्रिपाठी जी ने हमको कहा भी है, लेकिन एक
उसके बीच में एक चरण और लेते हुए हमारी जो सब नायिका हैं श्रीमती शशि प्रभा साहब जी, उनकी कीर्ति कैसे अस्तित्व में आई, उनको साहित्य सृजन के प्रति कैसे रुझान बढ़ा और किस तरीके से वो अपनी भावी कल्पना लिए हुई हैं, अपने सेवा काल में रहते हुए भी वो लगातार सृजनरत नहीं और उन्होंने अपनी कविताओं को पुस्तकाकार देने के लिए अभी जब सोचा और मंडलीय के संपर्क में इस तरीके से बनाई, इस सब के बारे में बताने के लिए संक्षेप में मैं श्रीमती शशि प्रभा साक्षी जी को आमंत्रित करूंगा और उसके बाद उनकी कीर्ति का यहाँ पर हम समारोह पूर्वक लोकार्पण करेंगे। श्रीमती शशि प्रभा साक्षी जी। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आदरणीय मंच को सादर नमन। मंच पर आसीन हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, साहित्य जगत के यशस्वी विद्वान, जनवादी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री रामप्रसाद त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के विशेष अतिथि जाने माने साहित्यकार, हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऊर्जा एवं जोश से भरे हुए युवा शक्ति के प्रेरक, निर्दलीय प्रकाशन के सह संपादक आदरणीय श्री प्रिंस अभिषेक अज्ञानी जी, कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सम्मानीय जन, परिवारजन, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही हर्ष का विषय है जो मेरी इतने वर्षों की तपस्या जो आज पूर्ण हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना संक्षिप्त सा परिचय दूंगी। मैं शशि प्रभा शाक्य अभी 2022 में व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ और ये मान लीजिए कि 2022 से ही सर के संपर्क में फिर से आई हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं 1989 से सर के साथ जुड़ी हुई थी। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक तो नौकरी, बच्चे, इन सारी गृहस्थी के चक्करों में पड़कर मैंने अपनी रुचियों को भीतर छिपा दिया, परंतु लिखना बंद नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं बच्चे जग ना जाएं। तो मैं क्या करती थी, अंधेरे में ही अपनी तकिया के नीचे डायरी और पेन रखा करती थी, बिना लाइट जलाए अंधेरे में ही जो विचार आते थे मैं लिख देती थी। जब सुबह उठती थी तब उनको मैं कंप्लीट करती थी। तो इस तरह से मैंने अपनी रचनाओं को कभी विराम नहीं दिया। होता क्या था कि स्कूल में जब मैं थी तो वहाँ पर जो भी रचनाएं मैं लिखती और अपने स्टाफ को सुना देती थी और उनकी जो तालियां मिल जाती थी मुझे, तो मैं समझती थी कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिल गया है। और सभी लोग, मेरे सहयोगी जितने भी थे, मेरे स्टाफ के सदस्य, सभी कहते थे कि अब एक पुस्तक आपको निकालनी है। पर होता क्या था कि पुस्तक निकालने के लिए भी समय चाहिए होता था और आजकल आप तो समझते हैं कि सर्विस में रहते ये सब मेरे लिए संभव नहीं था। बाकी सबके लिए तो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं था। फिर मैंने अपनी पुस्तक के लिए प्रयास किया, वो रिटायरमेंट के पश्चात। एक तो सर का हमें कुछ नंबर भी नहीं पता था। एक दिन ऐसे ही रात में मैं अपने उस पे नेट पर कुछ सर्च कर रही थी, तो मैंने सर का नाम लिखा उसमें और सर का नाम और नंबर मुझे सब कुछ मिल गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि चलिए अब मेरी मंजिल के मैं करीब पहुंच चुकी हूं। फिर मैंने सर से संपर्क किया और सर ने कहा बस कल आ जाओ। और संजोग की बात यह थी कि उस दिन सर का मौन व्रत था, क्योंकि सर का उस दिन जन्मदिन होता है 19 जुलाई को। तो
तो सर ने उस दिन मौन व्रत रखा हुआ था, तो मेरे से कहने लगे कि आप 20 को आना, 19 को मत आओ। और 20 जुलाई से जो मैं सर से जुड़ी हूँ, तो ये मेरी रचनाएं ये पुस्तक के रूप में आपके सामने इन्हीं के कारण हुई है। और जब हम एजी कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पर जैसे सर ने बताया, डॉक्टर दिवाकर वर्मा जी जो बहुत बड़े विद्वान साहित्यकार थे, उनके यहाँ सर का आना जाना हुआ था। और हमारे आदरणीय हुकुमपाल सिंह विकल जो भी प्रसिद्ध साहित्यकार थे, वो भी उनके यहाँ आते जाते थे। तो ऐसे ही चर्चा के दौरान उनको ऐसा पता लगा कि मैं भी कुछ लिखती हूँ। तो बस एक दिन विकल साहब मेरे स्कूल में पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने मेरी रचनाओं को सुना और कहने लगे कि नहीं, अब तो तुम्हें आना है, गोष्ठियों में आना है और अपनी रचनाओं को सबके सामने लाना है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि गोष्ठियों में मेरा जाना हो नहीं पाया, परंतु मैं गई। गोष्ठियों में भी मैंने जाना शुरू किया कि हमारे स्कूल की मेरी बड़ी बहन राधा रानी अग्रवाल जी, वो मुझे ले लेकर जाती थी, हर गोष्ठियों में मैं जाती थी। परंतु धीरे धीरे समय आगे चलता रहा और मेरा गोष्ठियों में जाना तो बंद हो गया, परंतु मैंने लिखना नहीं छोड़ा, लिखती रही मैं। और वही मेरी जो सेवा है साहित्य के प्रति, वो आपके सामने अभी थोड़ी देर में दिखाई देगी। और मेरे लिखने के पीछे मेरे परिवार वालों का बहुत हाथ है। मेरे पति हरगोविंद जी शाक्य, ये हमेशा मेरे ऊपर कहते रहते थे कि लिखो लिखो। अब मैं भले एक ऐसा पीछे हटा लेती थी अपने कदम कि मैं कैसे लिखूं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, परंतु वो पीछे लगे रहते थे कि नहीं लिखो लिखो। मेरे बच्चे भी, उनको भी ऐसा लगता था कि नहीं, हमारी मम्मी को लिखना है, हमारी मम्मी लिखेगी और हम सब अपने दोस्तों को बताएंगे कि हमारी मम्मी कविता लिखती है। और मज़े की बात यह है कि मेरे को काव्य में ही रुचि है, गद्य में मेरी रुचि कम है। हालांकि मैंने कहानियाँ भी लिखी हैं और सर ने प्रकाशित भी की हैं, परंतु मेरी रुचि उसमें कविता में ज़्यादा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम या हर कार्य जो होता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ तो होता ही, जब ही हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं इस हमारे सर का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए, मैं इसमें एक बात कहना नहीं भूलूंगी। 1996 की बात है। मेरा भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसने मुझे एक डायरी दी थी और कहा था, दीदी इस डायरी में अपनी रचनाओं को लिखना। माफ कीजिएगा। हमारी उत्सव नायिका श्रीमती शशि प्रभा जी हमारे से मुखातिब थी और उन्होंने बताया, वो वाकई हमारे को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक उनके सृजन का कृत्य है कि किस तरीके से उन्होंने तकिए के नीचे अंधेरे में अपना जो रचनाओं का और उसको गृहस्थी के बीच उन्होंने अपनी रुचि को जीवंत बनाए रखा। हमारे समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री दयाराम नामदेव जी हमारे बीच आ चुके हैं। आप गांधी भवन न्यास के मुखिया हैं, वहाँ के सचिव हैं और निर्दलीय परिवार के अभिन्न सहयोगी हैं। मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा यहाँ पर बीच में रोकते हुए मैं उनके सत्कार के लिए हमारे बीच एक शहर के जाने माने सृजनधर्मी जो संगीतविद हैं और श्री MP व्यास जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा श्री राजकुमार शिवम जी उनको लेकर आए मंच पर और MP व्यास जी श्री दयाराम नामदेव जी का यहाँ पर सत्कार करेंगे। श्री नामदेव जी लगभग 84 वर्ष के नौजवान हैं
और लगातार सक्रिय हैं। हम उनका यहाँ पर वंदन अभिनंदन करते हुए स्वयं को गर्वित गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्रद्धेय साथियों, जिस क्षण का हमें बड़े शिद्दत से इंतजार है वो क्षण हमारे बीच आ चुका है। जिस पुस्तक का आज हम यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, काव्य अमृत, उसके बारे में मैं लोकार्पण हो उसके पहले 2-3 अनुरोध जरूर मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि समय के साथ आज पुस्तकों का प्रकाशन और सृजन काफ़ी बढ़ चुका है। ये बड़े स्वागतेय है। एक समय था कि व्यक्ति पूरे जीवन में अपनी एक कृति भी नहीं छपा पाता था, लेकिन प्रभु कृपा से, प्रकृति की कृपा से आज लोगों में एक समृद्धि भी बढ़ी है, एक रुचि भी बढ़ी है। उसके विपरीत पुस्तकों को खरीदने का, उसको क्रय करने का जो एक चलन था वो लगभग खत्म होता जा रहा है। लोग अपने घर में पुस्तकों को सजा कर रखते थे और वक्त बेवक्त उसको देख लेते थे, लेकिन आजकल एक गूगल जो गुरु पनपा है, एक चलवास यंत्र पर एक उसको दबाओ, खटका दबाओ और सारी कृति आ जाती है। तो कोई सोचता है कि क्यों अपना पैसा खर्च करें। उसके बीच में मैं 2 चीज़ यहाँ पर आप सभी को स्मरण कराना चाहूँगा कि काव्य अमृत कृति को जो लोग भी संभव हो उसको अगर क्रय करेंगे तो मुझे लगता है कि शशि प्रभा जी की अगली कृति आने में हमको और कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। एक ही अनुरोध है। दूसरा, मैं आपको एक अवगत कराना चाहूँगा हमारे शाक्य परिवार के बारे में। वो क्षमा करेंगे कि उनके पास जितनी समृद्धि है, पैसा है, उनसे लाखों लाख गुना पैसा लोगों के पास है, होना भी चाहिए। लेकिन तमाम समृद्ध लोगों की जेब से चवन्नी निकलना भी मुश्किल होता है और उनको ये भी नहीं पता रहता कि मुझे चवन्नी कहाँ निकालना चाहिए। और तमाम लोगों की संपत्ति उनके साथ में ही दब जाती है, खप जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब हमारे इस काव्य अमृत का लोकार्पण का यहाँ पर प्रसंग आया तो हमारी शाक्य परिवार से बात हुई तो उनको हमको कई बार रोकना पड़ा। उनके दिल में था कि जो लोग हमारे समारोह में आएंगे उनका भरपूर सत्कार होना चाहिए। हमने कहा हम जितना संभव है उनका करेंगे। तो वो जितनी उदार हैं, सृजन में उदार हैं, उतना अपने धन में भी उदार हैं। और केवल वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार, उनके पतिदेव, उनके पुत्र, एक से बढ़कर एक उनको है कि हमारा पैसा एक सार्थक जगह पर उपयोग होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है। हम इसके लिए भी उनका यहाँ पर वंदन अभिनंदन करते हैं। और मैं इसी के साथ हमारे मंच के, गरिमामय मंच के, समृद्ध मंच के अतिथिगण, हमारे उपस्थित अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि कृपया आज काव्य अमृत कृति उसका लोकार्पण करने का कष्ट करें। श्री मनोज चतुर्वेदी जी, अभिषेक लाडगे जी आए मंच पर और हमारे अतिथियों को यहाँ पर पुस्तक के लोकार्पण में। श्रीमती शशि प्रभा जी अपने वक्तव्य रखते हुए भावुक हो गई थी, स्वाभाविक है। उनको इस मुकाम तक जहां पहुंचाने में जिन्होंने योगदान दिया। श्री शिव कुमार अवस्थी जी से अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान बनाए रखने का कष्ट करें। श्री अवस्थी जी, मैं श्रीमती शशि प्रभा शाक्य जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि लोकार्पित कृति से अपनी चुनिंदा रचनाओं का पाठ करने का कष्ट करें। श्रीमती शशि प्रभा शाक्य जी। आदरणीय मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण और उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी हमारे परिवारजन,
आज अत्यंत हर्ष का विषय है। और अभी इसके पूर्व मैंने आपको बताया था कि हमारी बड़ी बहन राधा रानी अग्रवाल, जो कि मुझे हर गोष्ठी में लेकर जाती थी, वो पधार चुकी हूँ और एक बार मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। बैठे रहिए, बैठे रहिए, वहीं बैठे रहिए, बैठे रहिए। अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे अपने काव्य संग्रह काव्य अमृत के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरी शताधिक रचनाएं हैं। मेरी सबसे पहली रचना एक लघुलता, इसको लिखने का उसके पहले मैं कुछ नहीं लिखती थी, और ये जो रचना मैंने लिखी है, हम किसी परिचित के यहाँ गए थे, वहाँ मैंने देखा एक सेम की बेल चल रही थी, तो उसको देखकर मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुए और मैंने उसको रचना को लिख दिया। और संजोग ये है कि जो मेरी इस रचना में मैंने लिखा है, उस परिवार की बेटी भी इसी तरह से प्रताड़ित थी, जो मैंने इस रचना में लिखा हुआ है, एक लघुलता। फिर इसके बाद अब हमारी राधा दीदी आई गई हैं, तो वो इस बात की साक्षी हैं कि एक बार स्कूल में किसी बात पे बहुत चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा का विषय ये था कि किसी ने लिखा था अखबार में, और उसी पर चर्चा चल रही थी, महासंकट के मूल में नारी। अब हमारे स्टाफ के सारे लोग जानते थे कि मैं लिखना चाह रही हूँ और मैंने लिखना शुरू कर दिया है, बस शुरुआत थी, उस समय की बात बता रही हूँ। तो मेरे से कहा कि तुम लिखो, तो मैंने महासंकट के मूल में नारी का उत्तर देते हुए लिखा था, नारी संकट का मूल नहीं। ये मेरी किताब में आपको मिलेगा। उसके बाद लगातार, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी नहीं बताया शायद, पर अब बता रही हूँ कि मेरा प्रमुख रस है वीर रस, और वीर रस शायद मेरी राशि से भी मेल खाता है, तो मेरी अधिकांश रचनाएं वीर रस में ही आपको मिलेंगी। खासतौर से जो देशभक्ति रचनाएं हैं वो सब वीर रस में है। श्रृंगार कहीं कहीं है, क्योंकि श्रृंगार के बिना तो सारे रस अधूरे हैं, तो श्रृंगार भी कहीं मिलेगा, लेकिन वीर रस प्रमुखता से आपको मिलेगा। मेरी रचनाओं में मेरी अधिकांश सर्विस जो है, अधिकांश सेवा जो है, वो ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, तो वहाँ की जो व्यवस्था, कब की बात बता रही हूँ मैं, 78-79 की, उस समय जो व्यवस्था थी, पंचायत सरकार तो ये अभी बाद में बनी है, लेकिन उस समय जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को देखकर मन आहत हो गया। उसको दर्शाते हुए मैंने लिखा है सरपंच जी का अंगूठा। ये भी आपको मेरी किताब में मिलेगा। फिर शिक्षा विभाग से जैसा मेरा नाता रहा है, शिक्षक को एक सर्वेयर बना दिया जाता है, हर काम शिक्षक के ऊपर सौंप दिया जाता है, उसके लिए भी मैंने लिखा है गुरुजी की पाठशाला। फिर जो निर्धन वर्ग है, उस निर्धन वर्ग की बात को जागरूक करने के लिए निर्धन की अभिलाषा लिखा है। एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा था, जो अंबिकापुर है, आजकल छत्तीसगढ़ में है, तो अंबिकापुर में एक कॉलेज की छात्रा प्रीति श्रीवास्तव, जिसको जीप से कुचलकर, कुछ असामाजिक तत्वों ने जीप से कुचलकर उसे कॉलेज प्रांगण में ही कुचलकर मार दिया था। तो उस समाचार को सुनकर मेरा मन बहुत व्यथित हो गया, और वह मेरी रचना चीख के माध्यम से आपके सामने मिलेगा। समाज में व्याप्त बुराइयों को दर्शाती हुई मेरी रचनाएं, नारी उत्पीड़न, नशा मुक्ति, बचपन बनाम बाल श्रमिक, ये सब समस्याएं, जैसे कि मेरा विषय रहा है समसामयिक समस्याएं या समसामयिक विषय मेरी रचनाओं के रहे हैं। तो यहाँ पर जब मनुष्य
कुछ कर नहीं पाता, उसके हालात ऐसे रहते हैं कि वह कुछ करने की स्थिति में नहीं होता, एक निराशा सी मन में आ जाती है, तब मन ये सोचता है कि ये सारा संसार जो है इसको अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस संसार में कुछ नहीं बचा है। तो इस निराशावादी दृष्टिकोण को भी मैंने उजागर किया है एक निवेदन रचना में। और देशभक्ति की रचनाएं भी मेरी हैं। भारत माता नमन, युवाओं से मातृभूमि की पुकार, जवानों के प्रति वतन की मिट्टी क्यों छोड़ें, आतंकवादी रूपी रावण, ये सारी रचनाएं मेरी देशभक्ति से संबंधित हैं। और मेरी रचनाओं में आपको समाज का हर पहलू देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सर्वप्रथम मैंने माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की आराधना करते हुए उनकी वंदना की है। और इसके बाद धार्मिक पर्व पर भी लिखा है, हमारे रीति रिवाजों पर भी लिखा है, सर्वधर्म समभाव पर भी लिखा है, परस्पर प्रेम, सामाजिकता, प्रकृति दर्शन, विश्व शांति, हिंदी का महत्व, ऋतु दर्शन, नव वर्ष, शुभकामना संदेश, संत समागम, ऐसे कई विषय आपको देखने के लिए मिलेंगे। संत समागम जैसी और भी रचनाएं हैं मेरी, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी रामचरितमानस है उसकी दो दो पंक्तियों के ऊपर आधारित रचनाएं हैं ये, तो कृपया पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अब मैं सबसे पहले जो रचना पढ़ना चाह रही हूँ वो हमारे बाबूजी के लिए समर्पित है। वह रचना मैं पढ़ना चाह रही हूँ। आदरणीय श्री कैलाश श्रीवास्तव आदमी जी, उनके लिए मेरी ये रचना है, क्योंकि गुरु का दर्जा सर्वप्रथम पहले होता है, तो मैं उनके लिए जो समर्पित मेरी रचना है मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक भी है शतवार नमन। जीवन के दीपित दिव्य पुंज, जीवन के दीपित दिव्य पुंज, शतवार नमन, शतवार नमन। स्वागत ऊंचे आदर्शों का, स्वागत ऊंचे आदर्शों का, संस्कारों का और सादगी का, उस ज्योतिपुंज के मन रूपी, उस ज्योतिपुंज के मन रूपी भावों का और विचारों का, जो मार्ग प्रशस्त करेगा अब, जो मार्ग प्रशस्त करेगा अब और दिखलाएगा नई किरण। शतवार नमन, शतवार नमन। स्नेह की है शीतल छाया, स्नेह की है शीतल छाया, मन कोमल है कोमल काया, बचनों ने मृदु रस छलकाया, कानों में अमृत बरसाया। उस अमृतमयी धारा के लिए आकुल रहेगा यह तन मन। शतवार नमन, शतवार नमन। सुख दुख से ना विचलित होना, ये बाबूजी ने ही सिखाया है। सुख दुख से ना विचलित होना, अपने पथ पर बढ़ते जाना। सुख दुख से ना विचलित होना, अपने पथ पर बढ़ते जाना। ना घबरा कर जीवन के झंझावातों से, ना घबरा कर पीछे हटना। स्नेह युक्त वाणी से, स्नेह युक्त वाणी से है जीत लिया सबका यह मन। शतवार नमन, शतवार नमन। दसों दिशाएं गुंजित हों, दसों दिशाएं गुंजित होकर जग में कीर्ति विस्तारित हो। हर पल हर दिन सुख से बीते, खुशियों की कलियां मुखरित हों। हर सुख की कलियों से महके, हर सुख की कलियों से महके यह सीधा सादा ये उपवन। शतवार नमन, शतवार नमन। स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, यह मंगल कामना करते हैं। स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, यह मंगल कामना करते हैं। जीवन के इस अनुपम क्षण में करबद्ध प्रार्थना करते हैं। शशि की शीतल छाया से ही, शशि की शीतल छाया से ही
आप्लावित हो सारा जीवन, शत बार नमन, शत बार नमन, शत बार नमन, शत बार नमन। तो यह पैगाम, भारत माँ के वीर सपूतों सुन लो यह पैगाम, हर संकट को दूर भगाना दे करके बलिदान। भारत माँ के वीर सपूतों सुन लो यह पैगाम, हर संकट को दूर भगाना दे करके बलिदान। आज समय आया है, आज समय आया है दुश्मन से बदला लेने का। आज समय आया है दुश्मन से बदला लेने का, उसे उखाड़ जड़ से अलग कर दूर फेंक देने का। नहीं गए थे दुश्मन के घर, नहीं गए थे दुश्मन के घर लेकर रण की भेरी, नहीं गए थे दुश्मन के घर लेकर रण की भेरी, आज सामने आया है तो फिर काहे की देरी। नहीं गए थे दुश्मन के घर लेकर रण की भेरी, आज सामने आया है तो फिर काहे की देरी। नहीं छोड़ना दुश्मन को, नहीं छोड़ना दुश्मन को, गिन गिन कर मार भगाना, नहीं छोड़ना दुश्मन को, गिन गिन कर मार भगाना, आन बचाना भारत माँ की दूध का कर्ज चुकाना। कारगिल की घाटी हो, कारगिल की घाटी हो या मस्को वाली घाटी, कारगिल की घाटी हो या मस्को वाली घाटी, जर्रा जर्रा भारत का है, यह है हमारी माटी। इस माटी की खातिर तुमको, इस माटी की खातिर तुमको देनी है कुर्बानी, इस माटी की खातिर तुमको देनी है कुर्बानी, नए जोश के साथ तुम्हारी साहस भरी जवानी। जिस मिट्टी में पलकर तुमने, जिस मिट्टी में पलकर तुमने पहना देशी वाना, जिस मिट्टी में पलकर तुमने पहना देशी वाना, मुश्किल है उस सीने पर गोली का लगे निशाना। जिस मिट्टी में पलकर तुमने पहना देशी वाना, मुश्किल है उस सीने पर गोली का लगे निशाना। कारगिल की ऊंची चोटी से, कारगिल की ऊंची चोटी से जब तुमने ललकारा, कारगिल की ऊंची चोटी से जब तुमने ललकारा, दुश्मन भागा पीठ दिखाकर लाज शर्म का मारा। जिंदा जो बच गए हैं दुश्मन, जिंदा जो बच गए हैं दुश्मन, मानो हमारा कहना, नजर उठाई भारत पर तो फिर हमसे ना कहना। हमारे सीधेपन पर तुमने, हमारे सीधेपन पर तुमने घात का जहर दिया है, हमारे सीधेपन पर तुमने घात का जहर दिया है, हमने भी शंकर जी जैसे विष को निगल लिया है। हमारे सीधेपन पर तुमने घात का जहर दिया है, हमने भी शंकर जी जैसे विष को निगल लिया है। लेकिन लेकिन जिस दिन खुल जाएगी, लेकिन जिस दिन खुल जाएगी शंकर जी की आंख, लेकिन जिस दिन खुल जाएगी शंकर जी की आंख, तो तांडव से बच न सकोगे तुम न तुम्हारा बाप। लेकिन जिस दिन खुल जाएगी शंकर जी की आंख, तो तांडव से बच न सकोगे तुम न तुम्हारा बाप। भारत माँ के बेटों से तुम, भारत माँ के बेटों से तुम दूर ही रहना मानो, भारत माँ के बेटों से तुम दूर ही रहना मानो। गिन गिन कर मारेंगे तुमको, गिन गिन कर मारेंगे तुमको, ठीक तरह यह जानो। अगर कभी भारत को तुमने, अगर कभी भारत को तुमने फिर भ्रगुटी से देखा, शेष बचेगा मस्तक ही ना और मस्तक की रेखा। भारत माँ के वीरों में अब, भारत माँ के वीरों में अब रणचंडी बसती है, भारत माँ के वीरों में अब रणचंडी बसती है। इस धरती पर कदम न रखना, ये भारत की धरती है, ये भारत की धरती है, ये भारत की धरती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पोती, मेरे बेटे बहू, ये लोग भी आ गए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन। और मैं
अनुप्रभा जी की शेष रचनाओं का हम पाठन उनकी पुस्तक लेकर करेंगे। पीछे पुस्तक भी रखी हुई हैं उनके चिरंजीव श्री अंकुर मिश्रा, अंकुर साक्य जी। अंकुर भाई कहाँ पर हैं? हाँ अच्छा, वो पीछे पुस्तक रखी हुई हैं, आप जिनको उपलब्ध कराएं। और चूंकि मैं आह्वान कर रहा हूं मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में पुस्तक की समीक्षा के लिए डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आज लोकार्पित कृति काव्य अमृत का समीक्षा वाचन करने का कष्ट करें। आप ज्येष्ठ साहित्यकार हैं, निर्दलीय के अनन्य सहयोगी हैं, डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी। यहाँ उपस्थित गणमान्य लोगों को मेरा सादर नमन। सबसे पहले मैं कैलाश जी को, आदरणीय कैलाश जी को बहुत विनम्रता पूर्वक उनका नमन करती हूँ। वो हमेशा इतने सरल सीधे रूप में 2 वाक्यों में कहने वाले व्यक्ति हैं और मतलब मैं एक बार कहूँगी वो फौरन ही किताब में प्रकाशित करते हैं। बहुत ही सहयोगी व्यक्ति हैं और मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। मुझे ये मौका दिया किताब की समीक्षा के लिए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शशि जी ने किताब की वैसे तो पूरी विस्तृत जानकारी दे दी है, तो मैं थोड़ा कम ही शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूँगी। काव्य अमृत कविता संग्रह आदरणीय शशि प्रभा जी द्वारा रचित समसामयिक वातावरण को उजागर करती है। माँ सरस्वती की प्रार्थना से आरंभ, तुम्हें नमन, तुम्हें है वीणा वादनी का वरदान, सबको मिले, ऐसा उन्होंने शुरुआत में ही बोला है। आज हमारे देश में राष्ट्र भावना को जागृत करना, युवाओं को देश के प्रति आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। उन्हें देश को ऊंचाई पर लाना है। देश के पहरेदार बन सिपाही दिन रात एक करके अपनी जान तक निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसकी उन्होंने वीर सपूतों ने मिलजुल कर स्वतंत्रता के दीप जलाए से प्रकट होता है। इसके लिए बच्चों को बालपन से सही शिक्षा देना भी जरूरी है। बाल मजदूरी का कड़ा विरोध करती ऐसे बहुत से विषय एक नाबालिग लड़की जो अपने जीवन को पूरी तरह समझ भी न पाई, उन दरिंदों ने द्वारा कुचल कर मार दिया गया। ऐसे अनेक ज्वलंत उदाहरण से ये काव्य अमृत हमारे सामने प्रस्तुत करती है। आज सिर्फ किताबों में ही दादी नानी की कहानी सुनना काफ़ी नहीं, उसे अच्छे कार्यों के लिए मिलजुल कर रहना भी सिखाना चाहिए, जो कि एक माँ और दादी नानी बखूबी कर सकती हैं। मन की शांति के लिए ईश्वरीय आस्था भी जरूरी है, जो कि मन मस्तिष्क को विभिन्न परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। हमारे पूरे जीवन काल में हम सिर्फ सीखते हैं, हमेशा कोई साथ नहीं रहता। हमारे अपने भी जब हमसे दूर हो जाते हैं, ईश्वरीय शक्ति जब हमें जो दिशा दे, प्रकृति से सिर्फ हम लेते भर हैं, उसको देना भी सीखें। नदी, वायु, मिट्टी, यही जीवन का सार तत्व है। समय गतिमान है। आपने एक लता बेल की तुलना एक खूबसूरत रूप से, खूबसूरत ढंग से स्वयं से की है। आस्था हमारे देश की संस्कृति को भव्य रूप प्रदान करती है, चाहे वह राम पर आस्था हो या महाकुंभ पर आस्था हो या तुलसी पर आस्था हो। मगर आस्था में डूबकर हम भाग्य के भरोसे रहें, हमें कभी यह शिक्षा नहीं मिलती। समय का पहिया प्रतिदिन घूमता है। आगे आने वाले समय में हम किन परिस्थितियों में होंगे यह कोई नहीं जानता। अतः हमें मातृभूमि से
यही शिक्षा मिलती है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मनुष्य रूप बार बार नहीं मिलता तथा इसे हमें श्रेष्ठतर बनाना ही हमारा कर्म है, साथ ही धर्म भी है और यही धर्म की रीत भी है। दृढ़ प्रतिज्ञ बन जाएं सब जन, मिलकर सबको रहना है। काव्यामृत से हमें यही पंक्तियां कहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी प्रति अगर हो तो हमको उपलब्ध कराइएगा, तो हम प्रकाशन में भी लेंगे। अगले चरण में मैं श्रीमती मधुबाला पांडे जी, बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि लोकार्पित कृति की अगली समीक्षा प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आप जानी मानी संगीतविद, चित्रकार, सृजनधर्मी साहित्यकार हैं और निर्दलीय परिवार की अनन्य सहयोगी हैं, श्रीमती मधुबाला पांडे। माँ सरस्वती तथा मंचासीन सभी महानुभावों को, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं आज आने की स्थिति में नहीं थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, अस्वस्थता थी, लेकिन कैलाश जी का अनुरोध था। मैं निर्दलीय परिवार से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उनका अनुरोध टाल नहीं सकती थी। उन्होंने खुद ही वाहन भेजा तो मैं आ गई, लेकिन मैं अधिक कुछ ना कह पाऊँगी। मुझे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो चक्कर आने लगते हैं, तो मैं अधिक ना कहूँगी, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। मैंने समीक्षा लिखी है, शायद उन्होंने पुस्तक में लिखी हो, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर कहूँगी कि उस वक्त मैं एक कहानी लिखने में व्यस्त थी। जब कैलाश जी आए हमारे निवास पर तो उन्होंने कहा कि आपको एक समीक्षा लिखनी है, तो मैंने कहा कि कब तक, तो उन्होंने समय दिया कि तब तक लिख दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समय निकाल कर ज़रूर। और जैसे ही मेरी कहानी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मैं फिर अस्वस्थ हो गई। लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने सौंपी थी, वो मेरे बड़े भाई के समान हैं, बहुत सम्मान और स्नेह करती हूँ इस परिवार से। और तो मैंने कहा कि अब क्या करें, अब तबीयत भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी पुस्तक का अध्ययन किया। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, काव्य अमृत जैसा कि नाम है, बहुत ही सुंदर। क्षमा चाहूँगी, आप लोग अवश्य पढ़िएगा। पुस्तक भी बहुत ही अच्छी है, अवश्य पढ़ें उसे। और मधुबाला जी कह रही हैं कि पुस्तक बहुत ही अच्छी है और उसका हमको उसके सार को हमको ग्रहण करना चाहिए और वो उसको पढ़ने पर ही हमको उपलब्ध हो पाएगा। श्री कृष्णदेव चतुर्वेदी जी, उनकी आवाज़ बुलंद है और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि पुस्तक की समीक्षा के लिए मंच पर आने के लिए करें। उम्मीद है कुछ देर में ही हमारे बीच कृत्रिम रोशनी वापस लौट कर आएगी। तब तक श्री कृष्णदेव चतुर्वेदी जी। और सभी से अनुरोध है कि कृपया भोजन अवश्य ग्रहण करने के बाद ही यहाँ कार्यक्रम से जाने का कष्ट करेंगे, ऐसे विनम्र अनुरोध है। साहित्य के सितारों को नमन करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की जय। साहित्य वाटिका के भाइयों
उससे सिद्ध हो जाता है कि उनकी रचनाएं किस दिशा की ओर है। वास्तव में उसके बाद बहन अग्रवाल और बहन मधुबाला सिंह ने बहुत सारी बातें कही। इसके पश्चात अभी हम मंच पर सुनेंगे, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक दो बिंदु जो लिख कर आया हूँ उसको आप लोगों के समक्ष व्यक्त करना आवश्यक समझता हूँ। सबसे पहले तो कविता का पुस्तक का जो आरंभ है, आगाज है, वो माता सरस्वती की वंदना से है। उसकी एक पंक्ति मैंने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दुर्गत समनि कष्ट निवारण कर दो पाप विनाश, गहन तिमिर में दिव्य कुंज का भर दो ज्ञान प्रकाश, हे जगजननी मातृ भवानी तुमको कोटि प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। कविता का आगाज बड़े मार्मिक ढंग से हुआ है। उनकी संवेदनशीलता, स्वयं एक शिक्षक थी, इसलिए और भी ज्ञान हो जाती है। पूरी पुस्तक काव्य अमृत को अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ, एक दोहे में कहूँ, तो दोहा बनता है कि काव्य अमृत के मूल में करुणा साहस सूर और देव जगत की बंदगी, दिव्य भाव शशि नूर। हमारे निर्दलीय परिवार के ही एक बहुत अच्छे सलाहकार आज नहीं उपस्थित हो पाए हैं, आदरणीय अशोक निर्मल जी। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं पुस्तकों की समीक्षा में विश्वास नहीं रखता, कारण कि समीक्षक अच्छाई की तरफ ध्यान नहीं देता, वो देखता है कि कहाँ त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को ढूंढने में वो अपना पूरा श्रम व्यर्थ करता है, जबकि रचनाकार रचना रचने में 3500 वर्ष गुजार करके एक कृति तैयार होती है, उसे क्षण भर में जो है उसकी आलोचना कर करके उसका अपमान नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे शहर के प्रख्यात प्रोफेसर और विद्वान समीक्षक आदरणीय देवेंद्र दीपक जी कहते हैं कि किताबें जो भी प्रकाशित होती हैं उनका अपना एक विशेष महत्व होता है। किताबों में कविता हो, अकविता हो, गद्य हो, पद्य हो, ना भी हो, तो भी उसमें कृतिकार का मौलिक विचार छुपा होता है, जिसको लिए हम उसकी वंदना करना चाहिए, वो वंदनीय है। किताब मुझे आदरणीय कैलाश जी ने दी और कहा कि आप इसको पढ़िए और इस पर अपने अभिमत लिखिएगा। मैंने किताब पढ़ा और आद्योपरांत पढ़ा, एक एक पृष्ठों को पढ़ा, कई बार पढ़ा, तब मेरे कुछ भाव उद्धृत हुए हैं कि इसमें भले वो पृष्ठ 120 पृष्ठों में 101 कविताएं बड़ी ही सार्थक दिशा में हैं। कुछ स्वयं उन्होंने बहन जी ने बता दिया कि मेरे विषय क्या है कविताओं के, उसको छोड़ देता हूँ मैं। इस कविताओं में, पुस्तक में बड़े सिलसिलेवार भारतीय पर्वों का बहुत सिलसिलेवार और क्रमशः चयन किया गया है। वर्ष के आरंभ में चैत्र माह में आरंभ होने वाले त्योहारों से शुरू होता है और फागुन में जाकर के फागुनी गीत पर जाकर के वो समाप्त होती है। तो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपराओं का इतना सुंदर ढंग से क्रमशः वर्णन वंदनीय है और सराहनीय है। अभी बहन अलका जी ने कहा था, बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। मैडम शशि प्रभा ने स्वयं बता दिया कि मेरी वीर रस की कविताएं हैं, उसमें राष्ट्रभक्ति की कविताएं हैं, संत स्तुति है, मातृभूमि की पुकार है, भारत माता, सरपंच का अंगूठा, समय का पहिया, प्रभु श्री राम की भक्ति, निर्धन की अभिलाषा आदि ऐसी अनेकों
कविताएं हैं जो सामाजिक विद्रूपताओं पर चोट करती हैं। शिक्षक का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूँ, 35 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में मैंने शिक्षण कार्य किया है। मैंने महसूस किया है कि शिक्षक को सबकी सुनना पड़ता है, वो अपने किसी को नहीं सुना सकता। यहाँ तक कि कक्षा के बालक भी जो होते हैं वो भी कुछ घर से सीख कर आते हैं, वो शिक्षकों को बताने का अपना मानना रखते हैं। तो शिक्षक सबसे बड़ा श्रोता होता है और पूरे समाज को सुनते हुए, समझते हुए फिर अपनी कलम को चलाता है। ऐसी परिस्थिति में जब बहन जी ने विद्याधन नामक एक कविता लिखी तो उन्होंने लिखा कि विद्या का भंडार यह बड़ा मनोहर ज्ञान, विद्या का भंडार यह बड़ा मनोहर ज्ञान, और इसकी वृद्धि से बने मूढ़ा चतुर सुजान। जो दूसरों को सुजान बनाता है, पहले स्वयं सुजान बनना पड़ता है, क्योंकि कहा जा गया है कि एक मूर्ति की पूजा बाद में होती है, मूर्ति की पूजा बाद में होती है, उसको पहले छेनियों की चोट सहनी पड़ती है। शिक्षक रिटायरमेंट होने के पहले हर दिन तक समाज के किसी न किसी बात को अनुभव करता है, पिटता रहता है, उसे सीखता रहता है, उसे आनंद लेता रहता है, एक तरह से सभी चीज़ों को उबारता रहता है। इन्होंने जैसा अभी बताया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रही, उस समय सिंगल यानी एक शिक्षकीय शालाएं होती थी। स्कूलों में एक शिक्षक होता था। अगर शिक्षक बीमार पड़ गया तो उसको सीएल लेने के लिए कोई उपाय नहीं था। उस दिन शाला बंद रहेगी, और शाला बंद रहेगी तो सारा शाला क्षेत्र के परिवेश के लोग देखेंगे, अरे आज मास्टर साहब तो आए नहीं, मास्टर साहब कहाँ के चले गए थे। उसके साथ ही अनंत समस्याएं होती हैं। हर तरह का व्यक्ति आता है, उनको कुछ ना कुछ अपनी बातें कहता है, समझाता है। बड़ी विडंबनाओं के स्पीच एक शिक्षकीय शालाओं का निर्वहन कर पाता है आदमी। बहन जी ने अपनी कविताओं में भारतीयता का ही पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने, जैसा कि आजकल फैशन चल पड़ा है, होली मत मनाइए पानी व्यर्थ हो जाएगा, दिए मत जलाइए तेल खर्च हो जाएगा, कुंभ में नहाने से क्या होगा, इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रही हैं। उन्होंने भारतीय पर्वों का, भारतीयता को बड़े आवेग से, बड़े ओजपूर्वक उन्होंने स्वीकार किया है। और पाश्चात्य व्यवस्था में भी जैसे नव वर्ष आ जाता है, कैलेंडर का नव वर्ष, उसको भी उन्होंने जो है स्वीकार किया। और एक नव वर्ष की बधाई देते हुए उन्होंने लिखा है कि नव आलोक बिखेरे दिनकर, नव आलोक बिखेरे दिनकर, और रजत रश्मियाँ छा जाए, जीवन रूपी नौ पल्लव पर सुख की बूंद बरसाए। इस तरह से बड़े ही सार्थक ढंग से रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की है। रचनाओं में भाषा की सहजता अगर आप पढ़ेंगे तो ग्राह्य है। हर वर्ग का पाठक इस कविताओं को समझ सकता है। हमारे आदरणीय आदमी जी के यहाँ से सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। उन्होंने कुछ शिक्षकों की मुझे पुस्तकें दी हैं पढ़ने के लिए, जो मुझे कहना पड़ा कि इस पुस्तक की भाषा तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। एक बार विद्वान प्रभाकर श्रोतीय जी ने कहा था कि जब हम कक्षा में रामचरितमानस के दोहे पढ़ाते हैं तो अभी साहित्य के विद्यार्थी भी उस दोहों को ग्रहण नहीं कर पाता, उसका अर्थ नहीं समझ पाता। ऐसी स्थिति में हमारी बहन की जो पुस्तक काव्यामृत है, इसकी भाषा इतनी सहज, सरल
तुलसी जी के सादृश्य है कि आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आती है और बड़े विस्तार में गहन ढंग से उसको आप पढ़ सकते हैं। छंदों की दृष्टि से देखें इस पुस्तक को, छंदों की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें कई छंदों का प्रयोग किया गया है। सार छंद भी है, कुकुह छंद भी है, इसमें वीरता वाला, ओज वाला ताटक छंद भी है। माधुर्य के लिए श्रृंगार रस की जो कविताएं हैं उनमें अनुशीलन भी है। इस तरह से पुस्तक हर दिशा में हर तरह से पूर्ण है। आनंद को, मन को आनंद करने वाली है, पाठक को बांधने वाली है। जो पढ़ेंगे आनंदित होंगे और हमने पढ़ करके आनंद लिया है, क्योंकि उस पुस्तक के पूरे पुस्तक के अगर सार्वभौम में अगर मैं कहूँ तो हमारे ही शहर का एक गीतकार जब ये बात कहता है कि सत्य से मुंह मोड़ना आदत नहीं मेरी, सत्य से मुंह मोड़ना आदत नहीं मेरी, और झूठ सर पर ओढ़ना आदत नहीं मेरी। सत्य से मुंह मोड़ना आदत नहीं मेरी, डालियां फल गिरा दे तो अच्छा, डालियां फल गिरा दे तो अच्छा, पत्थरों से तोड़ना आदत नहीं मेरी। इस तरह से कविताएं स्वयं अपने आप को व्यक्त करनी है। बहन जी ने उसमें कुछ भी विद्वता दर्शाने के लिए कुछ भी ठूसा नहीं है, कुछ भी भरा नहीं है कि हम कवि हैं। जो भी चीज़ें आई सब मौलिक ढंग से उपस्थित होती गई, उत्सर्जित होती गई। बड़े आनंद की पुस्तक है, पढ़िए। इसी के साथ मैं बहुत शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ और नमन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी जी ने मुझे अवसर दिया उसके लिए उनको भी धन्यवाद। मंच ने मुझे सुना उन सबको धन्यवाद, और आप लोगों ने तालियां बजाई उसके लिए प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। चतुर्वेदी जी, मैं हमारे उपस्थित सुधी श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम के हम वास्तव में समापन उत्तरार्ध चरण में चल रहे हैं, या कहें पूर्णता की ओर हम बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इसको पूर्ण करेंगे। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री शिव कुमार अवस्थी जी ने शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं। वो सभागार में बीच में पहुंच गए हैं मंच से, उनके कंठ में थोड़ा सा कुछ अवरोध है, कुछ दिक्कत है। उन्होंने सभी को यहाँ पर शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने साहित्यकार श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी को सुनेंगे। उसके पहले वो बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन निर्दलीय परिवार पर उनका अभिन्न आशीर्वाद है, उनका शुभेच्छाएं हैं। गांधी वन न्यास के मुखिया श्री हमारे बीच में 84 साल के नौजवान श्री दयाराम नामदेव जी यहाँ विराजित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने वाणी से हम सभी को शुभाशीष प्रदान करने का कष्ट करें। आप आचार्य विनोबा भावे के निकट सहयोगी रहे हैं। परम सम्मानीय नागरिक बंधु, मंचासीन विद्वजन, ये कविता का मंच है और एक कवि की स्मृति में ये कविता उर्वरक क्षेत्र है, इसलिए उस कवि को भी हमारा नमन, आप सबको नमन। चूँकि कार्यक्रम कवितामय है तो एक दो वानगी कविता के रूप में आपको थोड़ा प्रस्तुत करेंगे, और चूँकि हमको जबान में ज़्यादा बोलने नहीं पाते, लकवा लग गया था, इसलिए अब मनुष्यता की कहीं चोटी नहीं मिलती और सत्य ढकने को लंगोटी नहीं मिलती। अब से हुए भगवान को मिष्ठान चढ़ता है, मगर भूखे यहाँ इंसान को रोटी नहीं मिलती। खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो, खींच पाओ तो हृदय की धार से खींचो, तलवार की जीत से हर हार अच्छी है, जीत पाओ तो मनुष्य को प्यार से मीचो। मैं आप सब प्रणाम करता हूँ। रामदेव जी, आपने काव्यमय शुभेच्छाएं यहाँ पर ज्ञापित की। अब मैं हमारे समारोह के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश का नाम साहित्य जगत में पूरे देश में रोशन करने वाले नामचीन साहित्यकार श्रद्धेय
राम प्रकाश त्रिपाठी जी को बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि कृपया हम सबको उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। श्री त्रिपाठी जी। सभी को प्रणाम। जितना लंबा मेरा परिचय दिया गया है उतना लंबा मैं बोलूँगा नहीं, आप आश्वस्त रहें। मैं जानता हूँ कि भूख और भजन में से भूख ही प्राथमिक होती है, भजन तो उत्तरवर्ती होता है। इसलिए मैं भूख और साहित्य के बीच में साहित्य को प्राथमिकता नहीं दूंगा। मैं आपसे बहुत प्रतीक्षा नहीं कर पाऊँगा। एक ज़रूर मैं बात कहना चाहता हूँ कि अभी आलोचना के बारे में ये कहा गया कि आलोचक आम तौर पर लोगों की बुराई करते हैं। चूँकि मेरा परिचय आलोचक के रूप में दिया गया है, इसलिए मुझे आवश्यक लगता है कि मैं इसका प्रतिवाद करूँ। अगर कोई शिक्षक किसी बच्चे को डांटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बुराई कर रहा है या शत्रुता निभा रहा है। अगर कोई माता पिता प्रताड़ित करते हैं अपने बच्चों को तो शत्रुता से नहीं करते, उनमें सुधार के लिए करते हैं। आलोचना में अगर आपके कमज़ोर पक्षों को उकेरा जाता है, अगर आपके छंद की या आपकी भाषा की त्रुटियों को के ऊपर इशारा किया जाता है, तो इसका अर्थ उसे रिजेक्ट करना नहीं होता, बल्कि उसमें सुधार करने की इच्छा होती है। इसलिए आलोचना का अर्थ पता नहीं कैसे निंदा हो गया है। आलोचना का अर्थ बिल्कुल निंदा नहीं है। आलोचना का अर्थ चीज़ों को सम्यक दृष्टि से देखना और उसकी प्रस्तुति करना है और उसको एक तरह से मार्गदर्शन भी देना है और उससे कुछ सीखना भी है। आलोचक सीखता भी है, केवल ये नहीं है कि वो कुछ सिखाता ही सिखाता है। और बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहूँगा। अभी इसमें एक पंक्ति है कि कोई कितना भी पापी हो गंगा जल से तर जाता है। अभी एक वाक्य भी यहाँ बोला गया। मैं भी कुंभ में 2 बार गया अन्य कारणों से, और मैंने देखा कि यह मिथक किसी ज़माने में तरते होंगे लोग, लेकिन आज का मिथक इतना निष्क्रिय हो चुका है, मतलब इतना अर्थहीन हो चुका है कि अगर आप गंगा में नहा लीजिए तो बिना 2 दिन खुजली मिटाए आप रह नहीं सकते। होगा कभी हिमालय की जड़ी बूटियों से होकर के पानी आता होगा और उसमें स्नान करते होंगे, आपके सारे विकार दूर होते होंगे, लेकिन कभी इसकी भी गणना कर लीजिए कि कितने नदी और कितने नाले और कितनी गंदगी मिल रही है गंगा में और किस तरह वो बर्बाद हो रही है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो हम जब कविताओं की बात करते हैं या तो हम इसी दृष्टि से उसकी आलोचना की दृष्टि से करते हैं, हम उसको सुधारने की दृष्टि से करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पर तो मैं कभी विस्तार से बात करूँगा या लिख भी दूँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आयोजकों से कि कृपा करके जब भी किसी कृति की चर्चा करें तो केवल एक वक्ता को बुलाया करें, एक अध्यक्ष, एक वक्ता और एक संचालक, 3 पर्याप्त हैं। अगर इतने सारे लोग होंगे तो न तो इतने सारे वक्ताओं के साथ न्याय होगा और न कृति के साथ न्याय होगा और श्रोताओं के साथ तो अनिवार्यतः अन्याय होगा ही। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ आयोजकों को कि कृपया ऐसा न किया करें, और मैं इसमें नहीं कर रहा क्योंकि ये तरीका है लंबी लंबी बातें करने का। तो दुष्यंत का एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यहाँ कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। उन्होंने जो एक सलाह नसीहत के रूप में दी है, मैं उनका पुरजोर समर्थक हूँ और ये चीज़ वाकई होना चाहिए। और श्रोताओं जिनको के लिए हम जो हमारे मुख्य वास्तव में मुख्य अतिथि हमारे श्रोता होते हैं, उनके साथ हमको न्याय करना ही चाहिए। उन्होंने बहुत वाजिब बात की। हम अपने निर्दलीय वार्षिकोत्सव में भी इसका पालन करने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष अपना वक्तव्य दें उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें और आपके साथ साझा करूंगा। एक तो यह है कि हमारे समारोह में उपस्थित अनेक सुधी श्रोता हमारी उत्सव नायिका श्रीमती शशि प्रभा जी का सम्मान करना चाहते हैं। पहले तो मैं इस मामले में इतना लचीला नहीं था,
लेकिन अभी मैं एक अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में गया और जब मैंने MP व्यास जी, राजकुमार शिवम जी और निवेदिता बहन को वहाँ पर देखा तो उन्होंने, निवेदिता जी ने मंच का संचालन करते हुए स्वीकार भी किया कि सम्मान आज जिनका होना चाहिए, लेकिन सारे लोग सम्मान हमारा कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक लोगों की एक भावना रहती है, उस भावना का हमको सम्मान करना चाहिए। हमारे यहाँ बीच में समारोह में जो लोग आए हैं वो हमारी उत्सव नायिका का सम्मान करेंगे और हम ये सम्मान के साथ में कुछ यहाँ पर उनके सत्कार में कविता पाठ भी करना चाहते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारे अध्यक्षीय, हमारे मंच की अनुमति लेकर अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद इसके उत्तरार्ध चरण में यहाँ चलता रहेगा। साथ में हमारे भोजन की व्यवस्था यहाँ सामने हो चुकी है, वो भोजन का यहाँ प्रबंध भी हमारा चलता रहेगा। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हमारे समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर कमलदास साक्य जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमको देने का कष्ट करें। डॉक्टर साक्य जी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन महानुभाव एवं उपस्थित विद्वज्जन, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज शशि प्रभा जी ने अपनी काव्य अमृत पुस्तिका का विमोचन करने के लिए हमको यहाँ पर याद किया। उनकी कृतियों से, उनके भावभंगिमा से और साथ में उनकी रचना से ये स्पष्ट है कि उन्होंने हर क्षेत्र को स्पर्श करते हुए अपनी काव्य रचना की है। निश्चित ही उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, अपने गुरु की महिमा उसमें प्रस्तुत की है। उन्होंने गुरुओं को प्रथम वंदना की है, इसीलिए कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। उन्होंने इसी भावों को ध्यान में रखते हुए गुरु को आदर्श माना है। जिसने भी गुरु को आदर्श मानकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है वो निश्चित ही आगे बढ़ा है। इसीलिए शशि प्रभा जी ने महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। उन्होंने जिस संघर्ष में रहते हुए, समय अभाव में पे रहते हुए भी अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की है, निश्चित ही वो सराहनीय है। और समालोचकों ने जो पुस्तिका की समीक्षा की है निश्चित ही वो प्रशंसनीय है और उन्होंने जो भाव व्यक्त किए हैं वो भी अनुकरणीय है। मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इतना ही कहूँगा कि इनकी जो काव्य संगोष्ठी की जो रचना है वो निश्चित ही मृदुभाषी है और हमारे लिए मार्गदर्शिका है। उन्होंने जो रचनाओं में जो की है उसमें सभी रसों का प्रतिपादन किया है और उसमें निश्चित है कि उसमें हमको आनंद की अनुभूति होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक प्रार्थना के रूप में मैं दो शब्द कहूँगा। हे सर्वाधार सर्वंतर्यामी परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे हमारी झोली में डालते जाते हो। तुम्हारे आंचल में अब शांति तथा आनंद का वास है। तुम्हारे चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति तथा शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सब अलिखित प्रकार की प्राप्ति है। हे जगत पिता परमेश्वर, हमें सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठकर हम आगे की ओर बढ़ते रहें। ऐसे कुछ भाव इस प्रार्थना में रहे हैं। निश्चित ही है कि उन्होंने ईश्वर से भी प्रार्थना की होगी और उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। ऐसे सुमधुर काव्य संरचना के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनकी मेहनत के लिए प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समारोह के अंतिम चरण में हमारे कार्यक्रम के लगातार सहयोगी रहने वाले श्री गोविंद चौरसिया जी, जो देश के जाने माने छायाकार हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगे आने का कष्ट करें। और मैं निर्दलीय परिवार और शाक्य परिवार की ओर से उनका सम्मान यहाँ श्री अंकित मिश्रा जी, अंकित भाई चौरसे जी हैं, श्री राजकुमार शिवम जी आएंगे और श्री गोविंद चौरसिया जी का हमारे निर्दलीय परिवार और दृष्टि परिवार की ओर से उनका, हाँ आइए। राजकुमार जी आइए। आप केंद्रीय मुद्रणालय में सेवारत रहें, मेरे गुरु हैं और निर्दलीय परिवार को अपने लगातार अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। हम श्री राजकुमार शिवम जी उनका निर्दलीय और शाक्य परिवार की ओर से यहाँ श्रीफल और साल प्रदान कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे निर्दलीय के छायाकार श्री भुवनेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा जी, उनका सत्कार श्री गोविंदास भूतड़ा जी, जो हमारे निर्दलीय के श्री शैलेंद्र मीना जी से अनुरोध है कि विनीत मारन जी को मंच पर लाने का कष्ट करें, पीछे होंगे। विनीत मारन जी को लेकर आए। मैं लगता है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमको इस सम्मान के श्री भुवनेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा जी का हम यहाँ सत्कार कर रहे हैं। श्री विनीत मारन, हम देश भर में विभिन्न स्थानों पर निर्दलीय और हमारी संस्था दृष्टि का शिविर लगाते हैं और उसमें भोजन प्रबंध का एक ना लाभ ना हानि के आधार पर हमको जो सहयोग प्रदान करते हैं श्री विनीत मारन, उनका सत्कार हम यहाँ श्री हमारे अंकुर मिश्रा जी, अंकुर शाक्य जी यहाँ पर करेंगे। आइए। निर्दलीय परिवार और शाक्य परिवार की ओर से श्री विनीत मारन जी का सत्कार यहाँ। एक बढ़ा रहे हैं उनके स्वनाम धन्य पुत्र आदित्य, वो उन्होंने पूरे देश में नाम कमाया है और इस समय मुंबई में रहकर आप वीडियो और चलचित्र निर्माण में आप सहयोग लगातार प्रदान कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि मंच पर आएं और निर्दलीय परिवार की ओर से हम उनका यहाँ पर, निर्दलीय और शाक्य परिवार की ओर से उनका यहाँ पर सत्कार करेंगे और सुश्री निवेदिता जी वो आए और हमारे परिवार की ओर से उनका सत्कार यहाँ पर। हमारे कार्यक्रम में लगातार सुभाषी पंडित राम जीवन दुबे, जो जाने माने समाजसेवी हैं, उनका सभागार में पहुंचकर ही हमारे निर्दलीय परिवार की ओर से श्री हरिओम शाक्य जी उनका सत्कार वहां पर करेंगे। बाकी सम्मान की, हमारे सम्मान की अंतिम कड़ी में मैं हमारी आज की उत्सव नायिका श्रीमती शशि प्रभा, 85 वर्ष आयु के प्रकाश लक्ष्मण किरकिरे जी एक यायावर ऋषि हैं, उनका सत्कार हम निर्दलीय और दृष्टि परिवार की ओर से श्री हमको
स्मरण कराया है। सभागार में उपस्थित हमारे अनेक सुधी श्रोता, साक्य दंपति और हमारी उत्सव नायिका श्रीमती शशि प्रभा जी का यहाँ सम्मान करेंगे, लेकिन ये हमारा क्रम अभी उसमें कुछ कापाठ भी वो चलता रहेगा। उसके पहले मैं विधिवत आभार प्रदर्शन के लिए श्री विजय कुमार विश्वकर्मा पांचाल रत्न जी, जो विश्वकर्मा विराट संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, निर्दलीय परिवार के अनन्य सहयोगी हैं, वो एक सभी का आभार प्रदर्शन यहाँ पर करने के लिए हमारे मंच पर आ रहे हैं। श्री पांचाल रत्न जी। सभागार में उपस्थित महानुभाव और मंच पर विराजमान हमारे देश के प्रसिद्ध गीतकार, साहित्यकार, रचनाकार, आज का कार्यक्रम इतना गरिमामय संपन्न होने जा रहा है कि निर्दलीय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित काव्य अमृत, जो कि शशि प्रभा साक्य द्वारा लिखा गया है, रचित है, और उसमें जितने भी समीक्षाकार थे उन्होंने उनकी खूब सराहना की है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी उपस्थित लोग हैं वो किताब के बारे में सुनकर, देखकर और पढ़कर बहुत ही प्रफुल्लित होंगे और उसमें जो लिखा है उसको आचरण व्यवहार में लाकर प्रफुल्लित करेंगे। और आपने अमूल समय निकालकर, बहुत कीमती समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं। निर्दलीय समाचार समूह एवं दृष्टि जन संगठन दृष्टि की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि निर्दलीय परिवार का कार्यक्रम जब भी हो और आपको आमंत्रित किया जाता है और आपको पता लगता है तो आप जरूर पधारें और निर्दलीय परिवार को तन मन धन से सहयोग कर निर्दलियों को आगे बढ़ाने में, देश में महानता और उसकी उपलब्धि को पहुंचाने में आप बहुत उसको जोर प्रसार करने में आप सहयोग करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत और जय निर्दलीय। मैं दो अनुरोध के साथ अगले इस कार्यक्रम के चरण में मैं बढ़ूंगा। एक अनुरोध तो यह है कि जैसा श्री कैलाश आदमी जी यहाँ अवगत करा रहे थे, निर्दलीय का सूत्रपात वर्ष 1973 में यहाँ तलैया में जब हुआ, श्री गौरी शंकर कौशल जी जो नामचीन राजनेता रहे, समाज सेवी रहे, आर्य समाज के प्रधान रहे और श्री आदमी जी के अभिन्न मार्गदर्शक सहयोगी रहे, उनका कल पुण्य स्मरण दिवस है और उन्होंने आयोजन रखा है। उसका विधिवत विवरण हम आपको अभी अग्रेसित करेंगे, तो कल अगर उसमें सम्मिलित हो सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा अनुरोध, हमारे बीच में पंडित ब्रज राजेश्वर शर्मा जी हैं, गोसेवी हैं और मध्य प्रदेश राज्य मंत्रालय में सचिव हैं। उनसे अनुरोध है कि निर्दलीय परिवार की ओर से भोजन का सभी के लिए आप साग्रह उसका विधिवत यहाँ पर शुभारंभ कराने का कष्ट करें। और इस बीच में मैं जो यहाँ पर सभागार में उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा मंच की अनुमति से कि हमारे श्रीमती शशि प्रभा जी जो सब नायिका हैं, उनका जो स्वागत करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। मेरे पास जो एक नाम है, श्री अमृतलाल साक्य जी तो स्वागत कविता का वाचन करेंगे, वो भी आ जाएं। जब तक स्वागत कविता वो यहाँ पर करेंगे, हमारे बारी बारी से कृपया मंच पर हमारी उत्सव नायिका श्रीमती शशि प्रभा जी से अनुरोध है कि कृपया बीच में आने का कष्ट करें। ऊपर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज निर्दलीय प्रकाशन के उपलक्ष्य में पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है, हम उसमें मंच आसीन सभी को नमन करता हूं, सभी भाइयों को, बहनों को। आज इस प्रकाशन में जो लोग आए हुए उनका सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मेरे साथ दो पंक्तियां हैं,
आप सुने। यूं तो हम अमृत काबू अर्पण में आए हैं, कि यूं तो हम काबू अमृत अर्पण लोकर्पण में आए हैं, और मंच आसीन अतिथियों का वंदन करने आए हैं, कि मंच आसीन अतिथियों का वंदन करने आए हैं। कलम से यूं तो हम काव्य अमृत लोकर्पण के यूं तो हम काव्य अमृत लोकर्पण में अर्पण में आए हैं, मंच आसीन अतिथियों का वंदन करने आए हैं। कलम से लिखकर इबादत हम अपने लफ्जों की इस महफिल में अपनी खुशबू लुटाने आए हैं, इस महफिल में अपनी खुशबू लुटाते हैं। साथियों, मेरी रचना है हिंदी और उर्दू का जो सहयोग है। हिंदी है मेरा नाम, हिंदी है मेरा नाम, मैं उर्दू की सहेली। हिंदी है मेरा नाम, मैं उर्दू की सहेली। हिंदी है मेरा नाम, हिंदी है मेरा नाम, मैं उर्दू की सहेली। तुलसी की रामायण में, तुलसी की रामायण में खुसरों की पहेली। तुलसी की रामायण में खुसरों की पहेली। तुलसी की रामायण में खुसरों की पहेली। हिंदी है मेरा नाम, हिंदी है मेरा नाम, मैं उर्दू की सहेली। सुने, कवियों ने मुझे अपने ये काम में उतारा, कवियों ने मुझे अपने ये काम में उतारा। शायरों ने मुझे अपनी शायरी से पुकारा, शायरों ने मुझे अपनी शायरी से पुकारा। हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, सब भाषाओं की सहेली। हिंदी है मेरा नाम, हिंदी है मेरा नाम, मैं उर्दू की सहेली। हिंदी है मेरा नाम, मैं उर्दू की सहेली। मैं श्रीमती शशि प्रभा हरगोविंद साक्या जी को, इनके पूरी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह पुस्तक इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी, अपना जिस तरीके से बागवान फिल्म थी, इसी तरीके से फिल्म के आधार पे इस प्रकाशन पुस्तक का आगे नाम रोशन होता रहा है। ऐसी शुभकामनाएं के साथ सभी को वंदन, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भोजन का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है और मनोज भाई थोड़ा व्यवस्था देखिएगा, जल्दी उसको शुरू कराने का कष्ट कीजिए। और अगर कोई साथी भोजन नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ दूसरा व्यक्ति जो भोजन करने जा रहा है उसको स्पर्श कर दें, ताकि वो उनके हिस्से का भी भोजन करें, क्योंकि यहाँ पर सभी का भोजन का यहाँ प्रबंध है, तो सभी से अनुरोध है। मैं अगली कड़ी में श्रीमती निरूपा श्रीमाली जी यहाँ पर अपनी रचना का यहाँ पर शशि प्रभा जी के सम्मान में रचना पाठ करेंगी। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन अतिथिगणों को और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को नमस्कार करती हूँ और अज्ञानी जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ये मंच प्रदान किया है ताकि मैं अपने विचारों को रख सकूँ यहाँ। और जब मैं इस प्रोग्राम में आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये शशि प्रभा जी कौन है। जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि ये तो मेरी शिक्षिका हैं जिन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई है। शशि मैम और राधा मैम, इनसे मैंने हिंदी पढ़ी है और मैं आज इस हिंदी के मंच पे खड़ी हुई हूँ। शायद उन्होंने ऐसी हिंदी पढ़ाई कि मेरे मन में ऐसी लगन लगी हिंदी के लिए कि मैं भी कविताएं लिखती हूँ और काव्य पाठ करती हूँ। तो धन्यवाद देना चाहूँगी मैं अपनी शिक्षिकाओं को। मैंने शिक्षक के लिए एक कविता लिखी थी और मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपनी उन दो शिक्षिकाओं के लिए ये कविता यहाँ पढूं। तो सुनिएगा
और मैम हो सकता है कि बहुत अच्छी नहीं लिखी हो, पर आप गुरु हैं तो आप देख लीजिएगा। गुरु ब्रह्म सा ज्ञान है, गुरु ब्रह्म सा ज्ञान है, गुरु देव समान है। गुरु हमारे जीवन का मूल है, आधार है। उनके ज्ञान के सागर में, उनके ज्ञान के सागर में जब हम सरिता बन मिल जाते हैं, उनके ज्ञान के सागर में जब हम सरिता बन मिल जाते हैं, तब जीवन के बहुमूल्य गुणों को आत्मसात कर पाते हैं, तब जीवन के बहुमूल्य गुणों को आत्मसात कर पाते हैं। अपने विचारों के उजियारे से, अपने विचारों के उजियारे से वे हमें दिशा दिखलाते हैं। जीवन में भटकाव अगर हो तो मार्ग हमें दिखलाते हैं, जीवन में भटकाव अगर हो तो मार्ग हमें दिखलाते हैं। और अंतिम पंक्ति पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि उनकी तारीफ में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी, कि गुरु की महिमा कह ना सकूँगी इन शब्दों के गागर से, गुरु की महिमा कह ना सकूँगी इन शब्दों के गागर से, मेरी वाणी पुष्कर सी, वे दोनों तो महासागर हैं, वे दोनों तो महासागर हैं। तो ये राधा मैम और शशि मैम के लिए ये कविता थी। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि हिंदी के मंच पर हूँ तो मुझे लगता है कि हिंदी का गुणगान तो बनता ही है। मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूं, भारत का ऊंचा नाम करूं, हो भारत का ऊंचा नाम करूं, भारत का गौरव गान करूं, मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूं। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, सुंदर अलंकृत भाषा है, संस्कृत से जन्मी है हिंदी, सुंदर अलंकृत भाषा है। भावों का श्रृंगार करे हर शब्द हृदय रम जाता है, भावों का श्रृंगार करे हर शब्द हृदय रम जाता है। हिंदी सदा महान रहे, हिंदी सदा महान रहे, मैं इस पर अभिमान करूं, मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूं। कवियों ने अपनाया है इतिहास के पन्नों में देखा, कवियों ने अपनाया है इतिहास के पन्नों में देखा, जब से मैंने जन्म लिया हाथों में हिंदी की रेखा, जब से मैंने जन्म लिया हाथों में हिंदी की रेखा, सरी से अविरल बहे ये, मैं इसकी अनंत धार बनूं, मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूं। देख पड़ोसी की भाषा को मन क्यों ये भरमाया है, देख पड़ोसी की भाषा को मन क्यों ये भरमाया है, अपनी भाषा छोड़ के क्यों ये बाह आडंबर भाया है, अपनी भाषा छोड़ के क्यों ये बाह आडंबर भाया है। इस हिंद की गोद में खेली हूँ, इस हिंद की गोद में खेली हूँ, फिर हिंदी का क्यों त्याग करूँ, मैं हिंदी भाषी सदा रहूँ, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूँ। किया संबोधित हिंदी में स्वर्णिम इतिहास रचाया, किया संबोधित हिंदी में स्वर्णिम इतिहास रचाया, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अटल जी ने हिंदी का मान बढ़ाया, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अटल जी ने हिंदी का मान बढ़ाया। जन जन की भाषा हो हिंदी, जन जन की भाषा हो हिंदी, मैं हिंदी का प्रसार करूं, मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूं, भारत का ऊंचा नाम करूं, भारत का गौरव गान करूं, मैं हिंदी भाषी सदा रहूं, मैं हिंदी भाषी सदा बढ़ूं। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का प्रेम से सुनने के लिए।
तो धन्यवाद। आज एक गुरु और शिष्या का यहाँ मिलन भी यहाँ पर हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में दो ही चीज़ यहाँ पर रह गई हैं। एक मैं अवगत कराना चाहूँगा, श्री गोविंदास भूतड़ा जी भाई अपने स्थान पर खड़े होंगे। वो कोई संविधान के बारे में एक संकल्प पत्र वो लिए हुए हैं। जो लोग इच्छुक हों वो भूतड़ा जी उनसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे निर्दलीय के अनन्य सहयोगी। एक बात। दूसरा, हमारे मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के एक वार्षिक पंचांग कैलेंडर का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है और उनके पास जितने कैलेंडर होंगे यहाँ के सुधी श्रोताओं को वो ऐसा प्रदान करेंगे, ऐसा भी अनुरोध है। मंच पर आने का कष्ट करें हमारी मीडिया संगठन के साथी। श्रद्धेय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी और श्री नामदेव जी, श्री कैलाश आदमी जी, डॉक्टर साक्य जी इस मीडिया संगठन के पंचांग का कैलेंडर का, वार्षिक कैलेंडर का यहाँ लोकार्पण करेंगे। हमारे भोजन आरंभ हो चुका है। सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया भोजन अवश्य करने का कष्ट करें। कार्यक्रम के अंत में श्री हरिओम साक्य जी जो जाने माने समाज सेवी हैं, निर्दलीय के अनन्य सहयोगी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक मंगल गान यहाँ पर करने का कष्ट करें। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पूर्णता लेगा। मैं श्री हरिओम साक्य जी से अनुरोध कर रहा हूँ। अज्ञानी साहब, मैं सभी निर्दलीय प्रकाशन के पदाधिकारियों का और सहयोगी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथि गण को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपना समय, अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। और ये काव्य अमृत के जो है संपादिका श्रीमती शशि प्रभा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतनी अच्छी हमारे हिंदी भाषा को अच्छे से प्रस्तुत किया कि काव्य अमृत के बीच में। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी साथियों के बीच में उपस्थित होकर के दो लाइन सुनाना चाहता हूं। इससे संसार में जो कलयुग के प्रभाव हो रहा है उसके बारे में दो पंक्ति बोलूँगा। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। और माता पिता को बेटा आँखें दिखा रहा है, माता पिता को बेटा आँखें दिखा रहा है। पहले थे एक गीता और एक ही थे अर्जुन, पहले था एक अर्जुन और एक ही थी गीता। अब हर गली में अर्जुन रिक्शा चला रहा है, अब हर गली में अर्जुन रिक्शा। आज यातायात में बाधित हो रहे हैं ई रिक्शा, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अब हर गली में अर्जुन ई रिक्शा चला रहा है। पहले थे एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। मजदूरी कार बच्चा, मजदूरी कार बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूरी कार बच्चा रोटी को तरसता है। और बड़े सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है, और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। भारत की सारी बहना तुम सावधान रहना,
भारत की सारी बहना तुम सावधान रहना, पापी भी अपने कर में राखी बंधा रहा है, पापी भी अपने कर में राखी बंधा रहा है। कलयुग एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है, माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है, माता पिता को बेटा आंखें दिखा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को जो इस बोलने का अवसर दिया, बोलना आता नहीं है। बहुत बहुत निर्दलीय परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। इस मंचीय प्रक्रिया को यहाँ हम पूर्णता उसकी, अच्छा श्री साक्य जी, हरगोविंद जी कुछ, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे मैं इसी के साथ हम यहाँ मंचीय प्रक्रिया की पूर्णता की घोषणा करते हैं। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय राम प्रकाश त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमलदास साक्य जी, हमारी उत्सव नायिका, हमारे समारोह के सूत्रधार श्री आदमी जी, सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। अंत में भोजन के बाद कृपया अपनी थाली को एक जो पात्र रखा हुआ है उस पात्र में अवश्य डालने का कष्ट करें, और भोजन कृपया कर थाली में अगर नहीं छोड़ेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप से ये विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कृपया भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। हमारे मीडिया संगठन के साथी सभी उनसे अनुरोध है कृपया भोजन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे।